नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। भारत क्या वास्तव में एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया है जहां लाखों नौजवान अब सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। ट्रंप मोदी को धमका रहे हैं, मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। बिहार में मंत्रियों और विधायकों को जनता दौड़ा रही है, पीट रही है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने विधायक को पीट दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए? सहयोगी दल कह रहे हैं, पकड़ो हमें, निकालो, हम चले। क्या अब भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन पाए उससे पहले मोदी जी की विदाई हो जाएगी? अभय दुबे जी से मैंने बड़े तीखे सवाल पूछे और अभय जी कह रहे हैं बड़े अच्छे बच्चे हैं मोदी जी। क्यों कह रहे हैं? पहले 4 पीएम यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और चलिए अभय दुबे जी से ही सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ट्रंप अब हद पार कर रहे हैं, मतलब एक मान लिया कि ताकतवर देश हैं, वो बहुत मजबूत हैं, हर तरह से मजबूत हैं। इसका मतलब थोड़ी ना हो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के जो मुखिया हैं उनका ऐसे अपमान करते रहे। हर बार एक ऐसा बयान दे रहे हैं और इतने एहसान फरामोश हैं, एहसान ध्यान नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने सारी नैतिकता, सारे नियम, सारी चीजें छोड़कर वहां जाके नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और एक इतना एहसान फरामोश है, मतलब जो आदमी ऐसा अपना सब कुछ दांव पे लगा के अगर मदद करे तो आदमी का एहसान करना चाहिए। आज कह रहे कि मैंने फोन करके कहा 24 घंटे में युद्ध रुक जाए, और मोदी ने 5 घंटे में रोक दिया, 2 घंटे में रोक दिया युद्ध मेरा। मतलब जबरा मारे और रोने ना दे, ये तो वही हाल कर रहे हैं ट्रंप। मतलब भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, टैक्स लग गया, कहाँ ले आना चाह रहे हैं भारत को। और हमारे बेचारे सीधे साधे प्रधानमंत्री हैं, वो लिहाज कर रहे हैं रिश्तों का कि भाई हम नहीं कहेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, ट्रंप का जवाब नहीं देंगे। लेकिन इस आदमी के अंदर कोई सम्मान ही नहीं बचा, ऐसे ऐसे अपमान कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्यों कर रहे हैं हमारे नहीं, ये बात प्रधानमंत्री? आपकी सही है कि हमारे नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे सीधे और मासूम बच्चे हैं। बच्चे उनसे हैं। ज्यादा सीधा और मासूम बच्चा जो है आपको इस धरती पे कोई नहीं मिलेगा। बेचारे कोई कोई भी उन्हें डांट देता है तो वो दुबक जाते हैं। अब आप सोचिए, ट्रंप ने जब चीन के ऊपर टैरिफ लगाया था तो चीन ने क्या किया था? पलट के लगा चीन दिया ने था। उनके ऊपर डबल टैरिफ लगा दिया था। उसके बाद से ट्रंप ने घबरा के अपना टैरिफ वापस ले लिया और चीन के साथ समझौता करने के लिए निकल पड़े। हैं? कनाडा ने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया तो कनाडा ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जम के। तो कनाडा के मुकाबले भी ट्रंप ने अपने टैरिफ वापस ले लिए। भारत क्या कर रहा है? हमारे सीधे और मासूम प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है अतिरिक्त, जबकि पहले 3% टैरिफ था। यानी भारत की जो चीज 100 रुपए की अमेरिका जाती थी, वहां 103 रुपए की बिकती थी। समझ रहे हैं ना आप? अब अगर अमेरिका जाएगी तो वो 150 रुपए की बिकेगी। अच्छा, लेकिन भारत जब अमेरिका की कोई चीज भारत आएगी तो भारत उसके ऊपर कितना टैरिफ लगाए हुए है? 9% से थोड़ा सा ज्यादा। यानी अगर अमेरिका 100 रुपए की चीज भारत भेजेगा तो यहां पे 109 110 के बीच में कुछ बिकेगी चीज वो। अच्छा, ट्रंप ने वियतनाम के ऊपर कम टैरिफ लगाया है, दक्षिण कोरिया पे कम टैरिफ लगाया है, मलेशिया पे कम टैरिफ लगाया है, इंडोनेशिया पे कम टैरिफ लगाया है 19%, 20%, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, सब पे कम टैरिफ लगाया है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो माल भारत का वहां बिकता था अमेरिका में, वो अब नहीं बिकेगा, या उसका आधे से भी ज्यादा खपत उसकी कम हो जाएगी। उसके बदले में इन देशों का माल बिकेगा, क्योंकि इन देशों का माल अमेरिकी उपभोक्ता के लिए सस्ता होगा। अच्छा, इस पूरे चक्कर में क्या होगा? भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन कम होगा क्योंकि माल जब बिकेगा नहीं तो उत्पादन कम होगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी। और आज एक नया आंकड़ा आया, उसके मुताबिक 20 लाख नौकरियां चली जाएंगी। किन लोगों की नौकरियां जाएंगी? वो लोग जो कि कुशल श्रमिक हैं, जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, जैम ज्वेलरी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, जो कि श्रिम्प सी फूड की जो इंडस्ट्री थी उनमें उनमें काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। मैं बार बार उंगली ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये मोदी जी का प्रभाव है। हाँ हाँ, उस स्टाइल ये जो वैसे ही बार आपका बार भी। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं ना, मतलब यूं यूं कर रहा हूं ना, मतलब ये मोदी जी हाँ 10-11 साल से लगातार इतना लेक्चर दे रहे हैं जो है, कि उनकी तमाम अदाएं जो हैं वो हम लोगों को भा गई हैं, पसंद आ गई हैं। हम लोग बेसाख्ता बेख्याली में मोदी जी की अदाओं की नकल करने लगते हैं। ऐसा है मोदी जी का गजब प्रभाव भारत के ऊपर। यूं ही मैं कर रहा हूँ, मोदी जी का प्रभाव वो उंगली देख के ही अपनी याद आ गया कि देखिए मोदी जी के असर में मैं भी आ गया हूँ।
लेकिन आप उंगली नहीं हिलाते अपनी, आप पे असर कम पड़ा है मतलब। नहीं, मैं तो उनके भक्ति में लिए रहता हूँ, तो मैं नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे मुल्क, अच्छा अब इनका तर्क क्या है? इनका तर्क ये है कि अब हम स्वदेशी के रास्ते पे चलेंगे। अभी तक क्यों नहीं चले थे स्वदेशी के रास्ते पे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास तो एक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, उनके मुंह पे, स्वदेशी जागरण मंच के मुंह पे ताला लगा दिया और कहा कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है। स्वदेशी जागरण मंच भी अपने कमरे में जाकर बैठ गया, उसको क्या मतलब है? जब परम पूजनीय सरसंघ चालक कह रहे हैं कि सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है, स्वदेशी जागरण मंच अपने कमरे में जाकर बैठ गया, उसने कुछ, हम कोई आलोचना नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब संघ को लग रहा है कि तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तो आज 100 साल पूरे होने के अवसर पर मोहन भागवत व्याख्यान दे रहे थे, तो हम लोगों को समझा रहे थे कि भाई आप कोका कोला पीने की क्या जरूरत है, नींबू की शिकंजी पियो। पिज्जा पिज्जा खाने की क्या जरूरत है, भारत अपने घर का बना हुआ पका हुआ खाना खाओ। साफ जाहिर है कि ये 70 के दशक में रह रहे हैं। 70 के दशक में जॉर्ज फर्नांडिस कोका कोला के खिलाफ संग्राम कर रहे थे। मतलब अभी संघ जो है वो 70 के दशक से बाहर नहीं निकला अर्थव्यवस्था के सवाल के ऊपर। अगर इतना ही स्वदेशी से प्रेम था तो पिछले 11 साल से इन्हीं की सरकार जो कर रही थी, तब मैंने स्वदेशी नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऐसे झूठे, ऐसे मक्कार, और बिल्कुल, अच्छा ये लोग ये मानते हैं कि जनता मूर्ख है, हम कुछ भी कहेंगे जनता को हमारी पुरानी बात याद नहीं आएगी और हम ये बात कह के निकल लेंगे। अच्छा, इनके जो वो हैं, जो एनडीए के पार्टनर दल है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जो भाजपा के प्रति मन में कुछ आलोचना भाव भी रखते हैं, ऊपर से नहीं कहते हैं, उनके सामने जब आप ये आंकड़े पेश करें तो बगले झांकने लगते हैं। यहां से बात शुरू करते हैं, मैं उनकी बात में एक्टिंग भी उनकी करके बताता हूं आपको। वो कहना शुरू करते हैं कि देखिए, ये तो बात सही है कि जितना एक्सपोर्ट कर निर्यात करते थे अमेरिका को, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कमी आएगी, उससे नौकरियों का भी नुकसान होगा, लेकिन आपदा में हमें अवसर ढूंढना है। और ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच की टक्कर है। ये इस तरह का ये लोग कह रहे हैं उसमें। अच्छा, अब आप ये बताइए, किसी भी अर्थशास्त्री से आप पूछिए तो वो कहेगा कि आप जब किसी नीति का परिवर्तन करते हैं तो या तो आपने बहुत पहले से उसकी तैयारी कर रखी हो नीति परिवर्तन करने की, आपने सारी जमीन बना ली हो, आपकी संस्थाएं बनी हुई हो, आपने उसी हिसाब से धन का आवंटन कर दिया हो, है? उसी हिसाब से आप प्राथमिकताएं आपकी बदल गई हो, तब आप चुटकी बजा के नीति परिवर्तन कर सकते हैं और 1-2 साल के अंदर आपको परिवर्तित नीति के लाभ मिल सकते हैं। लेकिन क्या इन्होंने ऐसा किया है? ट्रम्प तो बाद में राष्ट्रपति बने। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे तो नरेंद्र मोदी की बराक ओबामा से कई बार मुलाकात हुई। टीवी में सब वो आंकड़े आ रहे हैं कि कितने बार ये बराक ओबामा से मिले, कितने बार आप जो बाइडेन से मिले, कितने बार ट्रंप के पहले शासनकाल में ट्रंप से मिले और फिर ट्रंप के दूसरे शासनकाल में मिले। उस सब का नतीजा क्या निकला? मोदी जी ये समझ पाने में असमर्थ रहे पूरी तरीके से कि ट्रंप भारत के साथ ये सलूक करेंगे। मोदी जी ये भी समझ पाने में असमर्थ रहे कि ट्रंप का लड़का इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा दफ्तर खोलेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर की लागत से पाकिस्तान में फौज के साथ मिलकर तेल निकालेगा। ये समझने में विफल रहे। मोदी जी समझने में ये भी विफल रहे कि पहलगाम में रक्तपात करवाने वाले जनरल मुनीर के साथ में ट्रंप एक बार नहीं बल्कि 2 बार खाना खाएंगे। आप ये देखिए ना, मोदी ये भी समझने में विफल रहे कि अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की फौज को बिलियंस ऑफ डॉलर देगा। इनकी कुछ समझ में नहीं आया, ये कुछ नहीं जानते। इसीलिए मैं कह रहा हूं दुनिया के सबसे मासूम और सीधे बच्चे हैं मोदी जी। कोई भी इनका गलत फायदा उठा सकता है। अरविंद केजरीवाल कहते थे ना विधानसभा में कि बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ आता जाता नहीं है इसको कुछ, ये हिंदुस्तान को गलत जगह ले जाके छोड़ देगा। उस वक्त हम सोचते थे कि भाई अरविंद केजरीवाल को तो मोदी जी की आलोचना करने का शौक है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही थे इन्होंने मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाया था, क्योंकि जानते थे कि फर्जी डिग्री वाला बंदा है, बिना पढ़ा लिखा है, इसको कुछ नहीं आता इसको। और आज वही है, वही हो रहा है।
राहुल गांधी ने कहा था कि भाई आप लोग चीन 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 और रूस के बीच में, चीन रूस और अमेरिका के बीच में फंस जाएंगे, तब राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया था। आज वही स्थिति है। केजरीवाल की भविष्यवाणी भी सही साबित हो रही है और राहुल गांधी की भविष्यवाणी भी सही साबित हो रही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में है, मैं आपको बताऊं इतनी बुरी हालत में है, 20 लाख रोजगार, आप जिन लोगों, जो लोग अभी अभी इन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं, वो लोग तो रोजगार मांग रहे हैं। हम लोग उसकी बेरोजगारी की बात करते हैं, हम लोग उस बेरोजगारी की बात नहीं करते जो रोजगार छिनने से पैदा होती है। जिस व्यक्ति का लगा लगाया रोजगार छिनेगा, वो आंख में खून लेके आएगा बाहर। वो कुछ भी करेगा, सबसे पहले दौड़ के जाके आंदोलन में शामिल होगा। वो सबसे ज्यादा जोर से नारा लगाएगा। वो उस व्यक्ति से ज्यादा जोर से नारा लगाएगा जो रोजगार अभी तलाश रहा है, क्योंकि उसको तो उम्मीद है। इस व्यक्ति ने तो कर्ज ले रखा होगा, ये अपने स्कूटर की एएमसी चुका रहा होगा, ये कार की चुका रहा होगा, ये घर की चुका रहा होगा। वाह, इसके बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसके बच्चों की फीस उसको देनी होगी, उसने किसी ने अपने लड़की की शादी तय कर दी होगी, उसकी नौकरी चली जाएगी, तो क्या करेगा? अपना सिर फोड़ लेगा ईंट से, किसी दूसरे का सिर फोड़ देगा ईंट से। समाज में बड़े पैमाने पर हिंसा का विस्फोट होगा, मैं ये कह रहा हूं। सही बात है। ऐसे उस मासूम और अच्छे बच्चे की वजह से, इसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसकी वजह से होगा। 11 साल से ये अमेरिका के राष्ट्रपतियों से मिल रहा है अपना मासूम और अच्छा बच्चा। कुछ नहीं किया इसने कोई तैयारी नहीं की। अब इसकी वित्त मंत्री हैं, वो भी एक बहुत मासूम और अच्छी बच्ची है, क्या कहना है भाई इनकी, निर्मला सीतारमण। वो ये कह रही है, उन्होंने 20 साल का रोड मैप दे दिया है कि 20 साल लगेंगे आपको अर्थव्यवस्था को उस दिशा में ले जाने में, जब आप आत्मनिर्भर की बात करेंगे। 20 साल में तो हिंदुस्तान मिट जाएगा। 20 साल में तो लोकतंत्र का जुलूस निकल जाएगा हिंदुस्तान का। ये स्थिति है, बहुत जबरदस्त। देखिए, जब ये 2014 में इनसे बहुमत छिना था, हम सभी लोगों से पूछा गया था भाई क्या कारण क्या है, भाई कारण क्या है। इतना मीडिया इनके साथ था, सब बड़े बड़े सर्वे करने वाले कह रहे थे कि इनको इतनी सीटें मिलेंगी, उतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन बहुमत चला गया, 240 पे आ गए। तो मैंने कहा था बहुत सारे कारण हैं। राहुल गांधी ने संविधान की लाल किताब दिखाई, वो भी एक कारण है। योगी आदित्यनाथ से जो इनकी तकरार थी उत्तर प्रदेश में, वो भी एक कारण है। बहुत सारे कारण है। आरएसएस शुद्ध था, सुस्त पड़ा हुआ था, वो भी एक कारण है। बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है आर्थिक विफलता। आर्थिक मोर्चे पर झूठ बोलकर, झूठे आंकड़े देकर, झूठी गुलाबी तस्वीर दिखाकर इन लोगों ने हेडलाइन मैनेजमेंट तो कर लिया, लेकिन लोगों में जो क्षोभ था, जो नाराजगी थी, किसानों में क्षोभ अलग था, मजदूरों में क्षोभ अलग था, ग्रामीणों में क्षोभ अलग था, नौकरी पेशा लोगों में क्षोभ अलग था, रोजगार मांगते हुए छात्रों में क्षोभ अलग था। और अब एक नया प्रचंड क्षोभ पैदा होने जा रहा है उन लोगों का जिनकी नौकरी छिनने वाली है। अब ये उनकी नौकरी छिनने से एक ही तरीके से रोक सकते हैं कि बिना शोर किए हुए चुपचाप ट्रंप की जो शर्तें हैं उनको एक एक करके माने। अरे बाप रे, वो तो बड़ी भयंकर है। हाँ, एक तो मान ली इन्होंने। कौन सी? इन्होंने कपास का क्षेत्र खोल दिया है। ओ, चर्चा नहीं है कहीं पे गोदी मीडिया में? एक हफ्ते पहले खबर है, आप टाइप कीजिए, पता चल जाएगा आपको। इन्होंने कपास का क्षेत्र खोल दिया है। अमेरिकी कपास अब भारत में भारत में उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। और भारत के जो कपास किसान हैं, जो कॉटन फार्मर हैं भारत के, उनका जुलूस निकल गया है। चुपचाप, इसी तरह मैं कह रहा हूं, एक एक करके सभी ये चुपचाप ट्रंप की शर्तें मानेंगे और महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर सारी शर्तें मानने के बाद ट्रंप से कहेंगे, हुजूर वाला ये 25% टैरिफ हटा लो, कम से कम 25 तो हटा ही लो, बाद में लगाए, जो 27 तारीख को लगाए हटा लो। और जब वो ट्रंप अगर मान लीजिए हटा लेंगे, तो फिर गोदी मीडिया पे बैठ के अंजुम कश्यप, सुधीर चौधरी कहेंगे, देखो ये है मोदी का जलवा, डरा दिया ट्रंप को। देखिए, मैं अपने विदेशी मित्रों से बात करता हूँ जो कनाडा में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, कुछ ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है।
इन मित्रों से जब मेरी बात होती है, वो लोग भी फोन करते हैं, मैं भी कभी कभी मन आया तो फोन करके बात कर लेता हूं, तो वहां पे एक बात फैली हुई है। वो बात ये है कि ट्रंप उन्हीं देशों पे मेहरबानी कर रहे हैं, उन्हीं देशों से जहां पर ट्रंप को अर्थव्यवस्था में निजी तौर पर ट्रंप परिवार को और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को घुसने का मौका मिला। पाकिस्तान ने यही तो मौका दिया उनको, सब जगह उनको ये घुसने का मौका मिला। पाकिस्तान ट्रंप तो सौदेबाजी करते, अपने फैमिली के लिए माल कमाने के लिए पूरा इंतजाम करते। अच्छा, इसमें हमने सुना यह है कि इन्होंने एक ऐसे बिजनेस में हिस्सेदारी का ट्रंप ने प्रस्ताव रखा, मतलब जिसमें इनको हिस्सेदारी नहीं ली। मैं उस बिजनेस का नाम नहीं लूंगा। तो जैसे ही, और ये ट्रंप ने ये 25% जो दंड स्वरूप टैरिफ लगाया है, उससे पहले वो उस बिजनेस में हिस्सेदारी का मना कर दी कि भाई इस बिजनेस में हम हिस्सेदारी नहीं दे सकते, क्योंकि वो बिजनेस भारतीय जनता पार्टी का बिजनेस है, वो बिजनेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बिजनेस है, इसलिए उसमें हिस्सेदारी नहीं दे सकते। वो ट्रंप को मना कर दिया गया। इससे नाराज हो गए ट्रंप ने कहा, लो बेटा हम तुम्हें बताते हैं, और 25% का दंड उन्होंने भारत के ऊपर ठोक दिया और कहा इस बिजनेस में हिस्सेदारी दे दो वरना लाखों करोड़ रुपए का नुकसान कर दूंगा। लेकिन ये सब ग्रेप वाइन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्रेप वाइन, ये सब चर्चाएं हैं। देखो भयंकर चर्चाएं, सुपर 300, 301 और जाने क्या क्या कहानियां हैं ना। वो कहानी नहीं है। देखिए, ये बात तब की है जबकि राजीव गांधी अपने प्रधानमंत्रित्व के आखिरी दौर में थे, तो राष्ट्रपति बुश सीनियर ने सुपर 301 नामक कानून के जरिए भारत सरकार को धमकाया कि अगर आप अपने बीमा क्षेत्र को हमारे लिए नहीं खोलेंगे और अमेरिकी पूंजी के लिए भारत के दरवाजे नहीं खोलेंगे तो हम आपके ऊपर बड़े टैरिफ लगा देंगे। तो इसी तरह की धमकी से वो ब्राजील और जापान के घुटने टिकवा चुके थे कुछ, लेकिन राजीव गांधी ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। राजीव गांधी ने कहा नथिंग डूइंग, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ये। यहां तक कि उन्होंने फोन करके और किसी किस्म की वार्ता में भी भाग लेने से इनकार कर दिया राजीव गांधी ने। फिर 89 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस चुनाव हार गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी अमेरिका से मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। पूरे 1 वर्ष तक जद्दोजहद होती रही, लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने, एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, एक मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति बुश की ये बात नहीं मानी। फिर बुश ने 2 महीने का अल्टीमेटम दिया कि 2 महीने मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं ठोक दूंगा टैरिफ। वीपी सिंह ने कहा ठोक दो टैरिफ, हम बिल्कुल चिंता नहीं करते। उसके बाद बुश को लगा कि बेकार के झंझट में हम पड़े हुए, उन्होंने टैरिफ वैरिफ नहीं ठोके और 2 महीने बाद उन्होंने चुपचाप अपनी धमकी वापस ले ली। अब आप इसकी तुलना करके देखिए अपने मासूम और अच्छे बच्चे नरेंद्र मोदी ने जो किया उससे। तो ये मासूम और अच्छा बच्चा और मासूम अच्छी बच्ची का जो जोड़ा है, ये पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को इसने तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज ही विजय सरदाना जो मशहूर अर्थशास्त्री है, वो बता रहे थे अभी टीवी पे 2 मिनट पहले, मैं सुन रहा था उनको। वो कह रहे थे कि जो एमएसएमई है, यानी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री है, जो तबाह हो गई जीएसटी की वजह से और नोटबंदी की वजह से। उन्होंने इसके साथ इसमें सबसे बड़ी तबाह होने की बात यह है कि उसमें बहुत भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है। जब से मोदी जी आए हैं तो इंस्पेक्टरों के रेट जो हैं वो दूने हो गए। इंस्पेक्टर कहते हैं हम तो मोदी जी सख्त है, उन्हीं सख्ती की वजह से हमने रेट दूने कर दिए हैं भ्रष्टाचार। और टेक्नोलॉजी में हम लोग नंबर 1 के फिसड्डी हैं। वियतनाम हमसे ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करता है। वो कह रहे थे मैं वियतनाम में होके आया हूं, मैंने देखा कि वहां पे ज्यादा तेजी के साथ में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होता है। गजब है, हम लोग इतने पीछे हैं। मतलब चलिए जरा हम ट्रम्प से बिहार चलते हैं। राहुल गांधी की मोटरसाइकिल पर प्रियंका बैठी, रात में ही हजारों लाखों लोग सड़कों पर। स्टालिन, अखिलेश यादव, पूरा इंडिया गठबंधन बिहार में जान लगा दी। जिस तरह का जन सैलाब बिहार की सड़कों पर आ रहा है, इस बीच खबर आई कि नीतीश बाबू के मंत्रियों को जनता ने दौड़ा कर पीट लिया। हाँ, एक मंत्री को बहुत दौड़ाया, कई किलोमीटर भागे भाई, वो पब्लिक पीछे डंडा लेके भाग रही थी। अब ये इतने खतरनाक, विधायक महोदय भी उनके साथ भाग रहे थे। हाँ, विधायक भी, मंत्री जी, मतलब आगे वो पब्लिक पीछे।
डंडा लेकर। अभी टीवी में ये विजुअल देख रहा था उसको भाई, वो तो बाकायदा मंत्री भागते हुए दिख रहे हैं, उनकी बैक और उनके बेचारों के पैर दिख रहे हैं भागते हुए, पब्लिक चिल्ला चिल्ला के पीछे भाग रही है। मध्य प्रदेश से खबर आई कि वहां के डीएम ने बीजेपी के विधायक या कोई मतलब विधायक जी हैं, कोई पार्टी शायद बीजेपी है, उनको कलेक्टर साहब ने पीट दिया अपने घर में। बिहार में मंत्री, मतलब कल्पना करिए, मंत्री और विधायक भाग रहा है, जनता पीछे पीछे। यानी वोट चोर गद्दी छोड़ ये करंट काम कर रहा है। ये तस्वीर तो बहुत खतरनाक है राहुल गांधी भारतीय। ने वो जो बात कही थी ना, राहुल गांधी जब ये पूछा गया, कुछ सवाल पूछे जा रहे थे अररिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवाल पूछे जा रहे थे राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने कहा देखिए मैंने कई यात्राएं की हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए, बड़े दिलचस्प है। उन्होंने कहा पहले मैंने वो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मैंने एक और यात्रा का उन्होंने जिक्र किया कि मैंने वहां से वहां दूसरी यात्रा की। वो यात्राएं अलग किस्म की थी, इस यात्रा का तजुर्बा हमारा अलग तरह का है। तो लोगों ने कहा क्या अलग तरह का है? कि इसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मेरे अब कान में आकर फुसफुसाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर अरे गद्दी बाप। छोड़, छोटे छोटे बच्चे। तो उनका कहना है कि ये अंदर तक, बच्चों तक पहुंच गया है नारा। हाँ। बच्चे जो हैं वो इस नारे के जरिए पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, उन्हीं के शब्द हैं, पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए हैं बच्चे। ये हालत है। बड़ा बड़ा गजब है। जैसे बीजेपी ने कहा था कि 2014 में नारा था कि अब की बार मोदी सरकार बच्चे बच्चे कहने लगे थे, तो बीजेपी कहती थी बच्चों तक पहुंच गया नारा। तो उसके 11 साल बाद वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा भी बच्चों तक पहुंच गया। तो ये बच्चों तक पहुंच गया, गली गली में गूंजने लगा वोट चोर गद्दी छोड़। तो इसका परिणाम, इसके अंजाम क्या केवल बिहार तक रुकेंगे या बंगाल में और यूपी में जो करने जा रहे थे वो कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है अभय जी कि ज्ञानेश कुमार को नींद आ रही होगी कि देश की जनता नारे लगाने लगी है वोट चोर गद्दी छोड़। तो ज्ञानेश कुमार जी को सपनों में नहीं आ रहा ज्ञानेश कुमार को तो जो एजेंडा सरकार ने दिया है वो उसको पूरा कर रहे हैं पूरी वफादारी के साथ में। ज्ञानेश कुमार को सरकार ने बताया कि ये करना है, ज्ञानेश कुमार जी अपने उस बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। वो तो मोदी जी के सबसे अच्छे अनुयायी हैं। वो इसीलिए वो, अगर टीएन शेषन के जुमले का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शेषन कह देते थे आई एम नॉट ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं, भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हूं। ज्ञानेश जी के विचार दूसरे तरह के, वो शेषन से सहमत नहीं है। वो कहते हैं मैं भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं। जैसे भी भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वैसे ही भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हुए नजर आते हैं। तो भारत सरकार के आदेशों पर चल रहे हैं वो। जब तक भारत सरकार नहीं अपना आदेश बदलेगी तब तक वो यही करते रहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मुझे उनके बेटी दामाद के लिए, बेटी नोएडा के कलेक्टर, दामाद सहारनपुर का डीएम, मतलब जब इतनी नई उम्र में तो पूरा खानदान मजे ले रहा है। कहते चंद्रचूड़ साहब को सरकारी बंगला मिल गया। देखिए इन चीजों का महत्व है, लेकिन इन चीजों का महत्व इतना नहीं है कि हम लोग उसकी चर्चा करें। मेरा कहना यह है कि मुख्य तौर पर चुनाव आयुक्त की भूमिका में ज्ञानेश कुमार जी की क्या भूमिका है, उस भूमिका पर हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए। और वो भूमिका भारत के इतिहास में लिखी जाने वाली है, लिख दी गई है भारत के इतिहास में। आज स्थिति यह है कि आरटीआई डाली जाती है और उसमें पूछा जाता है कि 1 जनवरी 2003 को जो एसआईआर हुई थी उस एसआईआर के बारे में आप जानकारियां दीजिए। ज्ञानेश चुनाव आयोग वो जानकारियां नहीं देता, क्योंकि अगर उस एसआईआर के बारे में वो अधिकृत जानकारियां दे देगा तो उनकी इस एसआईआर से उसकी तुलना शुरू हो जाएगी। वो नहीं चाहता कि वो तुलना हो। वो जिक्र फिर आए बाद में। हाँ। महफिल में तेरा जिक्र ना आए मेरे जिक्र से पहले। तो ज्ञानेश कुमार जी इतिहास के सोने वाले पन्ने में इतिहास अपना नाम दर्ज करा के जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि कितना ही भ्रष्ट से भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए इतिहास में जिनको ये कहें कि भारत के लोग, सवाल आएगा कुछ बार, भारत के लोकतंत्र की हत्या करने वाले जिम्मेदार लोगों को नाम बताओ। ये लोग कर्तव्य विमुख हैं, कर्तव्य विमुख। इनको जो भारतीय संविधान के तहत जो उनको ड्यूटी दी गई थी, जो उनको कर्तव्य दिया गया था, उस कर्तव्य का पालन ये लोग नहीं कर रहे और हेकड़ी के जरिए गलत, उस कर्तव्य की गलत व्याख्याएं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए ये पूरे देश के साथ एक छल भी कर रहे हैं उसके साथ में। बिल्कुल ठीक बात है, सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, और आज आपने देखा कि किस तरह वो भी ताने मार मार कर अपनी पूरी बात कह रहे हैं। वक्त है मुझे आपके कमेंट का, जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।